के नीचे कोई मंदिर बता रहे, वो ना उसी के नीचे मंदिर नजर आता है। इनका जो अपना जो मंदिर है अयोध्या का, जहां मंदिर बना रहे हैं, उसके नीचे भी मंदिर नहीं था, उसके नीचे भी बौद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। बौद्ध जो हैं वहां पे सारे जो वो हैं जितने भी चिन्ह हैं वो मिले हैं वहां पे, वहां की मूर्तियां मिली हैं। कह रहे हैं राम मंदिर के नीचे जो लोग कह रहे थे जो जहाँ पे जो पहले क्योंकि जो ढांचा था उसके नीचे बताते थे मंदिर है, लेकिन अब तो जो है फैसला आ चुका है। लेकिन जो मंदिर देख रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम चला कि इसके नीचे सरी हुआ पानी भी है। अब कह रहे IIT वाले हमारी हेल्प करे बनाने के लिए। देखिए वो सारी चीजें वो करते हैं जो उनके मन में आता है, क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में है जो वो करते हैं। अगर ईमानदारी से बात करें, ईमानदारी से वो सारी चीजों को देखना चाहें, तो जो सच है वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को ही करना चाहिए था कि जब अयोध्या का मसला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बुद्धिस्ट पक्ष है वो भी रखा गया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस बुद्धिस्ट पक्ष वाले जो लोग थे उनकी पिटीशन को डीलिंक कर दिया, उससे हटा दिया और उसको हटा के वो केस सुन लिया। जबकि उन्होंने, बुद्धिस्ट कल्चर वाले लोगों ने, उन लोगों ने सारे जो है जो सबूत हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक इकाई है, जो सरकारी एक संस्थान है, उसके द्वारा जुटाए गए सारे तथ्य, सारे सबूत, उनकी पूरी डिटेल रिपोर्ट उसमें लगाई थी। लेकिन अगर उसको डिसाइड करते, उसमें साथ में रखते, तो निश्चित रूप से वो फंस जाते कि भाई कैसे करेंगे, क्योंकि सबूत तो उनके हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया वो सबको मालूम है। तो ये जो बात, सारी जो चीजें आ रही हैं कि यहां ये था, मंदिर था, यहां पे सरयू का पानी था, आगे यहां ये सारी बेकार की और बनाई हुई चीजें हैं। और वो क्योंकि जबरदस्ती उनकी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम से चलती है, और हिंदू जो है जबरदस्ती थोपने की, हिंदूवाद को थोपने की, या हिंदू धर्म को थोपने की पूरे देश पे जो वो साजिश कर रहे हैं। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि 130 करोड़ इसमें हिंदू हैं, तो 130 करोड़ हिंदू हैं, 135 करोड़ आबादी है, तो 5 करोड़ में किसको छोड़ दिया उन्होंने? ये भी कहा बाकी सारे के सारे कौन है, वो हिंदू हैं क्या? अभी उन्होंने एक बयान ये भी दिया मोहन भागवत ने कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, तो फिर कौन है आतंकवादी? ये क्या? तो मालेगांव में फिर कौन है वो जो हुआ है, मालेगांव में जो पकड़े गए हैं, कौन है वो? हिंदू आतंकवादी नहीं है, कौन है वो लोग? और जो सनातन धर्म सभा करके, सनातन संस्था करके इनकी है, जो जिसको गवर्नमेंट की एजेंसियां कहती हैं, NIA वगैरह जो कहती हैं कि वो आतंकवादी संगठन है, उनको डिक्लेयर किया है, तो फिर वो कौन है? और जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं देश में, जबरदस्ती एक धर्म विशेष को आप थोपने पर लगे हो, हिंदू धर्म को थोपने पर लगे हो, और आप ये ताजमहल पे भगवा फहरा रहे हो। अभी महाराष्ट्र की, वहां की, मध्य प्रदेश की खबर आ रही है, लोग गांव में घुस के भगवा के पूरे जो मोटरसाइकिल पे घुस के सैकड़ों की संख्या में लोग भगवा झंडा लगा के, और मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं उनके घर पे चढ़ के, मुस्लिम मस्जिदें जो उन पर मस्जिदों पे चढ़ के झंडा लगाया, अपना लगाया, उनके झंडा गिरा दिए गए, तोड़ दिए गए। ये क्या है भाई? अगर ऐसा नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। और जो NIA जांच कर रही है, जो आप वो देखेंगे, जो उनके जो 4 वो मारे गए, दाभोलकर हैं, पंसारे हैं, वो जो मारे गए हैं, वो जो 4 लोग मारे गए, बड़े बड़े पत्रकार वो जो हैं, उन सब में किसका हाथ है? सनातन संस्था का हाथ है। और उसको कह रहे हैं बाकी आतंकवादी संस्था। बयान से आपको क्या लग रहा है? नहीं, आतंकवाद को कैटेगराइज कर रहे हैं। मोहन भागवत एक बीमार व्यक्ति हैं और दुष्प्रचार करने में माहिर व्यक्ति हैं। मोहन भागवत जिस तरह से जो चालाकी दिखा के ये कोशिश करते हैं कि नहीं, हिंदू सबसे बढ़िया है और हिंदू धर्म सबसे बढ़िया है, ये सारी बेकार की बातें हैं। जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, उस हिंदू धर्म का इतिहास लोगों ने पढ़ा है, लोग उसके पीछे के जानते हैं कि किस तरह से भेदभाव, ऊंच नीच और छोटे और बड़े पर आधारित उनका जो है घृणित वो जो उनका इतिहास है, ऐसा नहीं है, सब जानते हैं। क्योंकि सर देश का जो संविधान है उसमें तो जो हमारा जो धर्म है वो निजी मामला है, तो इसको इस तरीके से सरकार, जो RSS है, वो इस तरीके से क्यों कर रहा है? ये तो निजी मामला है। मैं तो इसीलिए बात करता हूं कि जब संविधान के अनुसार किसी भी धर्म का जो अपना निजी मामला है, हर धर्म के व्यक्ति को, हर धर्म को इस देश में अपना प्रचार प्रसार करने, अपने हिसाब से जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके ढंग और तरीके हैं, उनको अपनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मानिए, आप जो हिंदू धर्म के विषय में उसके बढ़ोतरी के लिए आप कर सकते हैं, करिए, कौन रोक रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन आप उसे जबरदस्ती किसी पर थोपें
तो ये निश्चित रूप से बड़ी खतरनाक स्थिति है। और मोहन भागवत या यूं कहें कि आरएसएस को कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का है, बड़ा थिंक टैंक है। इन सब बातों से तो नहीं लगता कि कई वो थिंक टैंक वाले लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इन सब बातों से तो यही लगता है कि वो भी षड्यंत्रकारी और कहीं ना कहीं झूठ फैलाने वाले लोग हैं और अपनी जबरदस्ती जो हिंदू धर्म की अपनी विचारधारा है उसे सब पर थोपना चाहते हैं। को लेकर जो अध्यादेश आया है योगी सरकार के द्वारा, उसको लेकर जो है कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने जो है एक चिट्ठी भी लिखी योगी सरकार की आलोचना की। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। जो 104 आईएएस आईपीएस लोगों ने चिट्ठी लिखी है योगी सरकार को कि ये जो है जिस तरह से आप कर रहे हैं ये गलत है। जो जिहाद आप कर रहे हैं, जिस तरह की ये जो आपने लव जिहाद के ऊपर ये कानून बना के और पूरे प्रदेश में आपने डर का माहौल बना रखा, इसे क्या देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि कोर्टें क्या कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संवैधानिक अधिकार है लोगों के और ये व्यक्तिगत अधिकार है कि कौन व्यक्ति किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ जिएगा, किसके साथ रहना चाहता है। और हाईकोर्ट भी ये बात कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये बात कर रही है कि ये बिल्कुल निजी अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, वो किसके साथ रहेगा, किसके साथ जीवन बिताना चाहेगा, किसके साथ शादी करेगा, प्यार मोहब्बत, ये सब बिल्कुल निजी मामला है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। उस सब के बावजूद भी सरकार और योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है और लोगों को लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मार रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है और उनके अंदर एक जबरदस्ती डर पैदा कर रही है और पूरा समाज एक डर के माहौल में जीने को मजबूर हो रहा है। तो ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? सरकारें क्या, वो अदालतें क्या कर रही हैं? आप अदालतें जो है, और ये जो कानून है, ये कानून मैं समझता हूं सिरे से ही इसको खत्म हो जाना चाहिए। पर क्यों नहीं हो रहा है? अदालतें क्यों इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रही हैं? फिर किस बात के लिए अदालतें फैसले देती हैं और फिर क्यों कह रही हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है? आपके व्यक्तिगत मामला कहने के बावजूद भी जो लोग हैं लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। कोर्ट इस बीच में, अगर कोई कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट कह रही है कि नहीं ये निजी मामला है, फिर भी हमले हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो किस तरह के मामले आ रहे हैं लगातार, जो उस सब के बावजूद भी वो लड़की जिसको पकड़ा गया उसका गर्भ भी गिर गया, मतलब उसके साथ में इतनी वो जाती हुई है। ये सारी की सारी चीजें क्या अदालतों को दिख नहीं रही? जब सरकारें बिल्कुल आपस से बाहर हो चुकी हैं और योगी सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से गुंडों की सरकार है, उस सबके बावजूद भी अदालतों को, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे लखनऊ पीठ हो उसकी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आतंकवाद है और ये संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी और अमित शाह के बाद योगी जी का नंबर है। नहीं तो सबको मालूम है, इसमें क्या कहने की बात है? अगर आप बीजेपी, जहां भी इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी की प्रचार स्टार प्रचारकों में अगर योगी को भेजा जा रहा है तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी के जाने के बाद और अमित शाह के जाने के बाद, या अगर ये चीज ये नहीं कर सके जो वो चाहते हैं आरएसएस के लोग, तो ये योगी जो है उनके लिए सबसे बढ़िया जो है एक व्यक्ति है जो उनके उस एजेंडे को पूरी तरह से काम कर देगा, पूरी तरह से अमल में लाएगा। लेकिन यहां मेरी समझ में नहीं आती है, मोदी, ये योगी जी जो है जिसके हाथों में खेल रहे हैं, जिनके लिए वो सारे काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं आज जो है आपके माध्यम से अरुण जी मैं पूछना चाहता हूं, न केवल योगी से, क्योंकि योगी जो है क्षत्रिय समाज से हैं और पूरे क्षत्रिय समाज से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जिनके लिए आप कर रहे हो, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जिस हिंदू धर्म को आप जिसका झंडा लेके चल रहे हो, उठाए फिर रहे हो, एक बार उन लोगों से ये नहीं पूछोगे कि उनकी सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में तुम किसी बात में कम नहीं होते हुए भी, किसी चीज में तुम्हें कोई कमी नहीं है, न शिक्षा में, न पैसे में, न धन संपत्ति में, न जमीन जायदाद में, न राजनीति में, उस सब के बावजूद भी तुम उनसे नीचे क्यों हो? तुम उनसे दूसरे नंबर पर क्यों हो? तुम्हारा क्या कसूर है क्षत्रिय समाज के लोगों से, और विशेषकर योगी और योगी जैसे जितने भी लोग हैं, इन सबसे मेरा जरूर यह पूछना है कि जिसका झंडा उठा के तुम चल रहे हो, हिंदू धर्म का, जिस वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हो, जिस मनुस्मृति को लागू करना चाहते हो, मनुस्मृति में यह सारी वर्ण व्यवस्था, उसी मनुस्मृति में यह ऊंच नीच है, यह भेदभाव है, जिस मनुस्मृति में इस देश की तमाम महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है,
उन्हें कोई अधिकार नहीं है, न संपत्ति का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, न शिक्षा का, मतलब किसी भी तरह के कोई अधिकार उनको नहीं है। वो केवल आदमी के नीचे रहेगी और केवल वो देश में संविधान लागू है, हाँ। लेकिन उस संविधान को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ये जो भी कर रहे हैं, ये मनुस्मृति पर लागू संविधान जो है उसको लागू कर रहे हैं, यूं कहो कि मनुस्मृति को लागू कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण इसमें, इस सारी व्यवस्था में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, क्षत्रिय समाज के लोग दूसरे नंबर पर क्यों हो? ये जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक के इसको पूछना जरूर, सोचना जरूर। एक सवाल ये है सर, क्योंकि जितना फोकस लव जिहाद और बाकी चीजों पर सरकार का रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर इकोनॉमी और बेरोजगारी और बाकी चीजों पर अगर फोकस किया जाता तो वाकई में अच्छे दिन आ जाते? निश्चित रूप से। देखिए, हकीकत में अरुण जी आप देखें, इस देश के भले के लिए, इस देश में रहने वाले सभी लोगों के भले के लिए, बेरोजगार युवाओं युवतियों के भले के लिए जो सबसे बड़ा काम सरकार का होना चाहिए, एक, इस देश की एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए दुनिया में। एजुकेशन नीति, नई एजुकेशन नीति जो है वो बढ़िया बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सरकारी क्षेत्र में जो एजुकेशन दी जा रही है उसको पूरी तबाह करके निजी हाथों में एजुकेशन को पूरी तरह सौंपने वाली वो है स्थिति। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, एक एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले बढ़िया करो, हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। यह सुधरेगी तो बाकी चीजें सुधरेंगी। दूसरा, इस देश में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए सरकार की नीतियां होनी चाहिए। जो बीजेपी की जितने भी जो गवर्नमेंट सेंटर की हो या स्टेट में हो, कहीं भी हो, इनकी कोई नीति बेरोजगारी को खत्म करने की नहीं है, एजुकेशन की जो ठीक करने के लिए नहीं है। साथ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उनको बेहतर बनाया जाए, उनको निजी हाथों की बजाय सरकारी हाथों में बहुत मजबूती से किया जाए। वो सब नहीं है। सरकार कर क्या रही है? सरकार कर रही है जो सरकारी स्कूल थे उनकी जगह पे, स्कूल कॉलेजों की जगह पे प्राइवेट स्कूल कॉलेज, जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनकी जगह पे प्राइवेट नर्सिंग होम, जो सरकारी संस्थान थे उनकी जगह पे सब पूरी तरह से निजीकरण सरकार कर रही है। तो सब कुछ निजी हाथों में सौंप दिया जाए, यही सरकार कर रही है। और यह देश का बेड़ा गर्क करने वाली पॉलिसियां हैं और कुछ नहीं है। देश का इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। ठीक है, एक अलग सवाल है, क्योंकि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है आप उसमें लगातार जो है हिस्सा ले रहे हैं, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? सरकार ने फिर से डेट टाल दी है, अब 8 तारीख को कहा गया है, लेकिन लग नहीं रहा है सरकार के जो तेवर है कि 8 तारीख को भी वो पीछे हटेंगे। सरकार तो कह रही है कि फिर से बातचीत होगी, अब की बार जो है अच्छे मामलों में बातचीत होगी, और वो इसलिए बातचीत अब की बार नहीं है क्योंकि किसान अड़े हुए हैं। तो किसान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान तो कह रही जब तक कानून वापस नहीं होगा हम वापस नहीं जाएंगे। तो सरकार कैसे आप देख रहे हैं 8 तारीख के बाद क्या होगा? अरुण जी, हम जानते हैं 8 तारीख को भी कुछ नहीं होगा और 8 तारीख के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो क्या ये अभी जोकत नहीं रहेगा। संघर्ष हमें तेज करना है, किसानों को अपना संघर्ष तेज करना है, और उसकी रणनीति की घोषणा हम लगातार कर ही चुके हैं। 6 तारीख से लेके 6 को, 13 को, फिर 18 को, फिर 23 को और 26 को, ये पूरी इसके प्रोग्राम की हमारी घोषणा हो चुकी है। हमें किस तरह से काम करना है। 6 को हम जो पूरा जो ये पेरिफेरल है करनाल से लेके पलवल तक का, इस पे लगातार ट्रैक्टर जो मार्च होगा, और उसके बाद में जो 13 तारीख को है, 13 तारीख का प्रोग्राम उसी तरह से होगा, जो महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया